स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। भारत की राजनीति की गलियारे आजकल बहुत गर्म है। गर्म क्यों है? क्योंकि तरह तरह की बातें चलती हैं। जैसे जैसे 2029 आगे आता जा रहा है, वैसे वैसे बहुत सारी अटकलें यहाँ पे लगाई जा रही हैं। क्या भारत के अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे या भारत के अगले राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी होंगे? एक ऐसा व्यक्ति जिसको पावर का हमेशा से एक शौक रहा है। आप लोग कह सकते हैं कि पावर में रहना उनका एक जुनून है। संघ के कार्यकर्ता के तौर पर जीवन की शुरुआत हुई, एक स्टेट के मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार विधानसभा जाते हैं। जब भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं तो पहली बार संसद भवन जाते हैं। क्या राष्ट्रपति बनकर अपनी पारी की अंत करेंगे या राजनीतिक करियर का अंत किया जाएगा? लेकिन सवाल सिर्फ इतना सा नहीं है। सवाल ये है कि एक व्यक्ति जिसको पावर में रहने की आदत हो, क्या वह कठपुतली बनकर रह पाएगा? अगर कठपुतली बनकर नहीं रह पाएगा तो क्या भारत में हमको एक बहुत बड़ा संविधान संशोधन देखने को मिलेगा जो भारत की मूलभूत या आधारभूत जो संस्थागत प्रणाली है उसमें बदलाव लाके रख देगा? कुछ कटकले इस तरीके से भी हैं कि भारत के जो शासन प्रणाली है, ये शासन प्रणाली रूस और चाइना जैसी हमको देखने को मिलेगी। आपने रूस और अगर चाइना को देखा है तो वहाँ कोई इंस्टीट्यूशन वर्क नहीं करता है, वहाँ वर्क करता है एक सेंट्रलाइज सिस्टम। रूस में व्लादिमीर पुतिन के आसपास और चाइना में सी जिनपिंग के आसपास। तो क्या जब प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूरा करेंगे उससे पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी कुछ इस तरीके का सिस्टम सेट करके चले जाएंगे? क्या भारत के संविधान का एक बहुत बड़ा बदलाव हमको देखने को मिलेगा? ढेर सारे सवाल हैं, उन ढेर सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। एक्चुअल में कहानी क्या चल रही है, क्या क्या हमको देखने को मिल सकता है और क्या सच में ये संभव है? क्या ऐसा हो सकता है? क्या कोई व्यक्ति ऐसी मंशा लेकर आए तो ऐसा कर सकता है या नहीं कर सकता है? भारत के संविधान के प्रावधान क्या कहते हैं? चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। आज यहाँ पर आगे बढ़े उससे पहले मॉन्टेस्क्यू का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। उनकी जो बुक है उसमें 1748 में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि आप अगर राजनीति को बेहतर तरीके से चलाना चाहते हैं, शासन व्यवस्था को बेहतर तरीके से चलाना चाहते हैं, तो सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत पे आपको काम करना पड़ेगा, शक्तियों का पृथक्करण करना पड़ेगा। शासन व्यवस्था के 3 इंपॉर्टेंट आधारभूत अंग होते हैं जिनमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका होती है। आप अगर इनको बेहतर तरीके से चलाना चाहते हैं तो तीनों में सेपरेशन यहाँ पर लेकर चलिए और इसी सेपरेशन की थ्योरी के आधार पर पूरी दुनिया में आपको शासन प्रणाली देखने को मिलती है। अगर हम एंशिएंट काल की बात करें, प्राचीन काल की, जहाँ राजशाही चलती थी, मोनार्क सिस्टम चलता था, उस राजशाही के डिफरेंट रूल हमको देखने को मिल जाते थे। कहीं पर आपको गणतंत्र थे, कहीं राजतंत्र था, कहीं ऑथोरिटेरियन रिजीम थी, ऐसे डिफरेंट सिस्टम आपको देखने को मिले। लेकिन मॉडर्न एरा जब आया तो पुरानी व्यवस्थाओं को ख़त्म किया गया क्योंकि रेवोल्यूशन या रिवॉल्ट राजशाही के खिलाफ हुए। राजशाही के खिलाफ रिवॉल्ट हुए तो क्या बनाया जाए? अब एक नया शासन व्यवस्था बनाई जाए। उसमें हमको 3 तरीके की शासन व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। सबसे ज़्यादा जो फेमस है आप उसको लोकतंत्र कहते हैं। दूसरा आप लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि अभी भी हमको मोनार्किज्म देखने को मिलता है। और तीसरा हम लोग कह सकते हैं कि ऑथोरिटेरियन रिजीम है, जैसे ईरान की एक शासन प्रणाली है, या पाकिस्तान अपने आप को ऑथोरिटेरियन रिजीम कह सकती है क्योंकि वो नाम मात्र के लोकतंत्र है। वहाँ की जो शासन प्रणाली है उसको सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान चलाता है। सवाल ये है कि क्या भारत संसदीय लोकतंत्र से अध्यक्षीय शासन प्रणाली की ओर जाएगा? तो उसको समझने के लिए पहले आपको बेसिक डिफरेंस समझना चाहिए और बेसिक डिफरेंस समझना चाहिए 2 चीज़ों को लेकर। पहले जो अवधारणा चल रही है आप इसको समझिए। क्या हम अमेरिकी शासन प्रणाली को अपनाने जा रहे हैं या डिबेट चाइना और रूस के जैसी चल रही है? तो जो डिबेट है उस डिबेट के आधार पर देखिए, अध्यक्षीय शासन प्रणाली ना तो चाइना में है ना ही रूस में है, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर है? अमेरिका में। चाइना और रूस क्या है? ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम है जहाँ सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के हाथों में सत्ता का केंद्रीकरण होता है और वही अपने तरीके से चलाता है। तो चाइना और रूस जैसा बनना है तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली नहीं कहलाएगी, फिर वे आप लोग कहलाएंगे कि इंस्टीट्यूशनल डेमोक्रेसी, जिसकी पूरी पावर सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के पास रहेगी और वो जब तक रहना चाहें तब तक सत्ता में रह सकते हैं। क्या ऐसा करना संभव है? आप मुझे बताइएगा, आखिर में मैं आपको जरूर बताऊंगा। आप थोड़ा सा डिफरेंस समझने की कोशिश कीजिए।
एक सिस्टम जिसको आप लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम कहते हैं या संसदीय शासन प्रणाली कहते हैं, इसकी शुरुआत ब्रिटेन से होती है। यहाँ शासन के दो पिलर आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें एक है आपके पास एग्जीक्यूटिव और एक आपके पास है लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों एक ही तरीके से बनते हैं, मतलब जो एग्जीक्यूटिव होती है वो लेजिस्लेचर से ही मिलकर बनती है। तो यहाँ अकाउंटेबिलिटी का कंसेप्ट होता है, मतलब जो एग्जीक्यूटिव है ये कलेक्टिवली अकाउंटेबल रहती है लेजिस्लेचर की ओर, यानी जो कार्यपालिका है ये विधायिका की ओर सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। मतलब क्या है कि अगर किसी एक भी मंत्री ने कोई गलत काम किया, कोई भ्रष्टाचार किया पद पर रहते हुए, तो पूरी की पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। आप इसको संसदीय शासन प्रणाली कहते हैं। और ये संसदीय शासन प्रणाली स्टेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी दोनों लेकर आती है। इसीलिए भारत के संविधान निर्माता जो सभा थी उसने इसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी। प्रायोरिटी भारत में ज़्यादा क्यों दी, उसके पीछे वजह है भारत एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड कंट्री है इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी, इन टर्म्स ऑफ लिंग्विस्टिक, इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, इन टर्म्स ऑफ कास्ट, इन टर्म्स ऑफ कम्युनिटी। हम हर तरीके से बहुत ही डाइवर्सिफाई है। तो हमने एक ऐसे सिस्टम को अपनाया जहां पावर पर चेक एंड बैलेंस का काम कर सके। ना तो यहाँ राष्ट्रपति सब कुछ है और ना ही यहाँ पर मंत्रिपरिषद सब कुछ है। दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं और इन दोनों को चलाने की जो कमान है वे संविधान के पास में। तो भारत नहीं चाहता था कि ऐसा कोई भी सिस्टम आए जिसके कारण भारत में फिर से तानाशाही जन्म ले, इसीलिए इस व्यवस्था को अपनाया गया। हम लोग बात करते हैं अध्यक्षीय शासन प्रणाली, जिसको आप लोग प्रेसिडेंशियल रूल के नाम से जानते हैं। प्रेसिडेंशियल रूल एक यूनिक काइंड ऑफ सिस्टम है जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल आपको देखने को मिल जाता है अमेरिका में। अमेरिका में जब लड़ाई सिविल वॉर शुरू हुआ, पहले आज़ादी की लड़ाई और सिविल वॉर, उसके बाद संविधान बना। संविधान बनने में सिस्टम अपनाने की जब बात आई तो उन्होंने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को पूरे तरीके से डिनाई कर दिया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो हेड ऑफ द स्टेट है उसके पास अकाउंटेबिलिटी बहुत सारी है, वह काम नहीं कर पाएगा सही तरीके से। इसीलिए प्रेसिडेंशियल सिस्टम अपनाया, अध्यक्षीय शासन प्रणाली। यहाँ कार्यपालिका राष्ट्रपति होता है और विधायिका के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उसको हटाने के लिए आपको एक ही तरीका है, इम्पीचमेंट लेके आना पड़ेगा, महाभियोग लेके आना पड़ेगा। वो भी कब? जब संविधान का वायलेशन करेगा तब, उसके पहले लेके नहीं आ सकते। मतलब हर कार्य के लिए जो कार्यपालिका है यानी राष्ट्रपति विधायिका के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है। समझना बेटा, जैसे भारत में हमारी जो कार्यपालिका है हर काम के लिए विधायिका के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उनके पास जाती है, भैया अप्रूवल दे दो, अप्रूवल दे दो। जब तक नहीं देते तब तक बिल आगे नहीं बढ़ते। अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में कार्यपालिका अलग है, वो राष्ट्रपति है, अपनी मनमर्जी से अपने लोगों से जैसे काम कराना चाहे कर सकते हैं। ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। अब संसदीय शासन प्रणाली, प्रेसिडेंशियल, और चाइना और रूस में क्या डिफरेंस है? चाइना और रूस में कोई सिस्टम नहीं है। एक सिस्टम उन्होंने खुद से क्रिएट कर दिया है कि ना कोई इलेक्शन होगा ना कुछ होगा। जब तक व्लादिमीर पुतिन सत्ता में रहना चाहें रहेंगे, शी जिनपिंग रहना चाहें रहेंगे। तो भारत को लेकर भी यही अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, वो इस तरीके से रहेंगे? ऐसा संभव है क्या? क्या सोचने में लगता है क्या? देखिए, जब आप संवैधानिक शासन के अंतर्गत होते हैं तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। भारत जो एक बहुत लंबे समय तक राजशाही को देखता आया, एक बहुत लंबे समय तक हमने गुलामी की दास्तां को झेला, हमको आज़ादी भी मिली और आज़ादी के बाद संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया। इस संसदीय शासन प्रणाली को और मजबूती मिली, भारत का एक बहुत ही स्ट्रांग पिलर है। आज अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो जो बच्चे कानून को जानते हैं, आपके माइंड में एक ही सवाल चल रहा होगा, सर केशवानंद भारतीवाद को आप कैसे भूल सकते हैं? उस केशवानंद भारतीवाद में डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की दिया था। और उस जब आर्टिकल की बात करते हैं या उस अमेंडमेंट की बात करते हैं तो चाइना और रूस जैसे सिस्टम को सोचने वालों के लिए एक सवाल है कि खुश रहने के लिए ये ख्याल ही काफ़ी है गालिब। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक ऐसा मील का पत्थर है जिसको आप लोग जानते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। और डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर में ये लिखा गया है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे राष्ट्रपति का पद, जैसे फेडरल सिस्टम, संघीय शासन प्रणाली, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक। ये कुछ शब्द हैं, इन शब्दों को आप बदल नहीं सकते किसी भी कीमत पर। मतलब क्या होगा? मतलब अगर अभी की जो संवैधानिक शासन प्रणाली है इसके आधार पर सोचा जाए कि क्या भारत में राष्ट्रपति शासन लग सकता है, क्या अध्यक्षीय शासन प्रणाली आ सकती है? नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आती है और इसको चेंज करना पॉसिबल नहीं है। जैसे आपको अगर राष्ट्रपति के शासन में चेंजेस भी करने हैं तो प्रोसेस बहुत टफ है। कैसी प्रोसेस है? दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए वो बिल।
फिर आधे से अधिक राज्यों की राज्य विधानसभाओं के द्वारा अप्रूवल मिलना चाहिए, उसके बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलनी चाहिए। ये सब कुछ मोदी सरकार कर भी सकती है, ये सब कुछ पॉसिबल है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन मुश्किल है तो एक ही चीज़, और वो है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। जब आप उसको चेंज करने की कोशिश करोगे तो फिर एक सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, जिसे आप लोग न्यायपालिका कहते हैं, वो कभी भी इस तरीके की व्यवस्था को एक्सेप्ट नहीं करेगी। क्योंकि जो भारत की संविधान का मूल उद्देश्य आप जिसको कहते हैं, मूल आधार जिसको कहते हैं, उस आधार को पूरे तरीके से वॉयलेट कर देगा। और इसको रोकने के लिए हमने किसको बनाया? न्यायपालिका को। अब तरीका क्या है? अगर मान लो सरकार ऐसा करना चाहे, मान लो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो ऐसा करना चाहें, तो क्या हो सकता है? आपको बहुत बड़े लेवल पर संशोधन करने पड़ेंगे। पहले एक संविधान संशोधन लेके आना पड़ेगा, या आपको पहले जुडिशरी से एक नोटिफिकेशन या एक वर्डिक्ट जारी कराना पड़ेगा कि केशवानंद भारतीवाद में जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया गया था हम उसको अमेंड कर रहे हैं, या जुडिशरी खुद से बोले कि हमने 1973 में जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया गया था उसकी डेफिनेशन ये है। मतलब कराने के दो तरीके हैं, बेटा समझना बहुत अच्छे से। पहला, सरकार 1973 के संविधान संशोधन को जो वर्डिक्ट आया था डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का, उसको नल एंड वॉइड अनाउंस कर दे, उसको ही बदल दे संविधान संशोधन लाके। पर उसको बदलने के लिए फिर कहाँ जाना पड़ेगा? 368 के सब आर्टिकल 2 में। क्यों? क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑल्सो पार्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब जो केशवानंद भारतीवाद है ना, वो भी इसका हिस्सा है। आप उसको बदलने के लिए भी कहाँ जाओगे? 368 के सब आर्टिकल 2 में। और वहाँ जाने के लिए तरीका क्या है? फिर वही है, लोकसभा राज्यसभा इनके 50% सीट है, और उसके बाद फिर आधे से अधिक राज्यों की सहमति, और फिर राष्ट्रपति। ये कहने में जितना सरल है, करने में उतना ही मुश्किल है। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आसान रास्ता क्या है? आसान रास्ता है जुडिशरी। आप जुडिशरी के पास जाओ, उनसे सवाल करो 1973 के केशवानंद भारतीवाद पर, और जुडिशरी ने अगर अपने उस फैसले को बदल दिया कि जो संघीय शासन प्रणाली है या संसदीय शासन प्रणाली इज नॉट अ पार्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, उस दिन सब कुछ आसान हो जाएगा। क्योंकि लोकसभा विधानसभा में बिल को पास कराना आसान है, लेकिन जो राज्यों से भी बिल को पास कराना आसान है। जो बैरियर है वह 1973 का वर्डिक्ट। मान लेते हैं कि ऐसा सब हो जाता है, अगर ये सब कुछ हो जाता है, राष्ट्रपति शासन हमारे पास आ जाता है, तो सर क्या है? देखो, भारत एक बहुत बड़ी डाइवर्सिटी वाली कंट्री है। हमारे पास जो सिस्टम चला आ रहा है पिछले 80 सालों से, मुझे लगता है कि इससे बेहतर शायद अब कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि कब कौन कैसा व्यक्ति इस पद पर आके बैठ जाए हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए चाइना और रसिया जैसी एब्सोल्यूट पावर इंडिया में देना शायद सही नहीं है, लोकतंत्र के बिल्कुल भी सही नहीं है। सुनने के लिए अच्छा लग सकता है, आप किसी एक व्यक्ति विशेष को बहुत पसंद कर सकते हैं तो आपको अच्छा लग सकता है, लेकिन संवैधानिक मूल्यों की बात करें, डेमोक्रेसी की बात करें, भारत के आज़ादी के संघर्ष की बात करें, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि किसी एक व्यक्ति को संपूर्ण सत्ता यहाँ पे सौंपी जाए। क्योंकि सत्ता जो है किसी एक व्यक्ति विशेष ने नहीं बनाई है। भारत के संविधान को संविधान सभा ने नहीं बनाया है, जनता ने बनाया है। आपने अगर कभी प्रस्तावना को पढ़ा हो तो उसमें लिखा रहता है इस संविधान को एतद द्वारा आत्मर्पित करते हैं। अब समझ रहे हैं, हमने बना के अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। हमने बनाया, हमने उसको वैलिडेट किया और हमने अपने आप को सौंप दिया। तो उसमें चेंजेस करना यानी जनता के साथ कहीं ना कहीं धोखा करना होगा। तो भले राजनीति के बाजार कितने भी गर्म हो, भले आप कुछ भी बोले, हाँ, भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं, और एक ऐसे राष्ट्रपति भी बन सकते हैं जो शक्तिशाली राष्ट्रपति होगा, जिसकी बातें मानी जाएंगी, जो ऑफिशियली नहीं अनऑफिशियली मंत्रिपरिषद से वो काम करा सकते हैं जो इनकी इच्छा हो, जो उनकी मर्जी हो। लेकिन अगर हम ख्वाब देख रहे हैं चाइना और रसिया जैसा एक इंस्टीट्यूशनल डेमोक्रेसी का, कि डेमोक्रेसी है, जनता को अधिकार है, लेकिन जनता के पास कोई विकल्प नहीं है, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्या अमेरिका जैसा अध्यक्षीय शासन प्रणाली हो सकती है? नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। हमारी संविधान सभा ने उसको पहले ही झुठला दिया है, क्योंकि अध्यक्षीय शासन प्रणाली अमेरिका के अलावा कहीं और सक्सेसफुल नहीं है। अमेरिका ने इसको अपनाया, उसके बाद लैटिन अमेरिका ने इसको अपनाने की कोशिश की, लेकिन लैटिन अमेरिका में वही हुआ जिस बात का डर था।
अध्यक्षीय शासन प्रणाली में जो राष्ट्रपति हैं अपने आप को राजा से कम नहीं समझते हैं। उनकी सुख सुविधाएं और उनका जीवन बहुत लिविस आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है वहाँ भी बहुत सारे देशों ने सिस्टम को अपनाने की कोशिश किया लेकिन वर्क नहीं किया। तो फिर लास्ट में क्या कहना है? लास्ट में कहना यही है कि हमारे पास जो सिस्टम है वो सिस्टम सही है, इसमें बदलाव लाने की कोई बहुत आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम बहुत लंबे समय से इस व्यवस्था को चला रहे हैं। मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ, राष्ट्रपति बन सकते हैं पर राष्ट्र जो अध्यक्षीय शासन प्रणाली है या चाइना और रूस जैसा सिस्टम बनाना ये डिफ़िकल्ट है, मतलब पॉसिबिलिटी बिल्कुल ही मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आती। आपको क्या लगता है? आपकी राय हमको यहाँ पे ज़रूर दीजिएगा। तो ये एनालिसिस क्यों सर? ये एनालिसिस इसलिए क्योंकि आप देख रहे हैं भारत में, जैसे ये सब कुछ मैंने लेकर आया है, संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है कि मतदाता जो है ये विधायिका को चुनते हैं और विधायिका से ही कार्यपालिका चुनी जाती है। इससे जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी आती है। कार्यपालिका का निर्माण विधायिका से होता है और वह उसी के प्रति उत्तरदायी होती है। तो जनता के पास जब हम लोग जाते हैं तो जनता जवाब पूछती है, क्यों भैया कैसा कानून बना है, क्यों भैया कैसा काम किया। लेकिन अध्यक्षीय शासन प्रणाली मतदाता जो होते हैं ये विधायिका को अलग से चुनते हैं, ये कार्यपालिका को अलग चुनते हैं, यानी शक्तियों का स्पष्ट पृथक्करण है। स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर से दोनों शाखाएं स्वतंत्र रूप से काम करती हैं। तो यहाँ जो विधायिका होती है कार्यपालिका पर प्रतिबंध नहीं लगा पाती, जबकि भारत में लगा पाती है। इस सिस्टम को लाना भारत जैसे देश में थोड़ा सा संभव नहीं है क्योंकि यहाँ बहुत सारी डाइवर्सिटी है हर तरीके से। कल भारत में शासन प्रणाली को लेकर क्राइसिस हमको देखने को मिल जाएगा, इसीलिए इसको हम लोग नहीं चुन सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वैश्विक शासन का स्पेक्ट्रम, जवाबदेही बनाम असीमित केंद्रीकरण, संस्थागत संतुलन है। जैसे भारत में और अमेरिका में दोनों जगह संस्थागत सॉल्यूशन है। जैसे मान लो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं भले विधायिका से अलग होते हैं पर उनको हटाने की प्रक्रिया तो है ना, महाभियोग के थ्रू हटा ही सकते हैं। लेकिन चाइना और रूस में तो सिर्फ और सिर्फ सत्तावादी नियंत्रण है, ऑथोरिटेरियन कंट्रोल है, अत्यधिक केंद्रीकृत और अपारदर्शी शासन प्रणाली है। ये भारत जैसे देश में बिल्कुल भी वर्क आपके पास नहीं कर पाएगी। और मार्केट में बहुत ज़्यादा चर्चाएं चल रही थी, बहुत सारी अटकलें चल रही थी, इसीलिए ये हमने एक वीडियो आपको बनाया। अगर आपको सही लगे तो आपकी राय हमको यहाँ पे ज़रूर दीजिएगा, आपके फीडबैक हमको यहाँ पे ज़रूर दीजिएगा। और आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे कोर्सेज से जुड़ सकते हैं और हमारे कोर्सेज से जुड़ने के लिए आपने मेरा कोड यूज़ करना है GRS लाइव। ये कोर्सेज की शुरुआत हो रही है 27 अगस्त से, जल्दी जुड़िए और फीडबैक जरूर दीजिएगा। एनालिसिस कैसा लगा? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है पॉलिटी के, पर थोड़ा सिंपल बनाने की कोशिश की गई है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। आपके फीडबैक हमको जरूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल, बाय बाय। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।